नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। विनय की आयु 8 साल की थी। हमेशा की तरह आज भी उसके जन्मदिन की तैयारी जोरों से चल रही थी। अमीर लोगों में गिनती थी इसके परिवार की। माता पिता की इकलौती संतान था। आज सभी छोटे बड़े सेठ साहूकार और परिचित यहाँ आए हुए थे। विनय के पिता दुर्गादास और माता सारिका आने जाने वालों का स्वागत कर रहे। सभी नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब सभी हाल में इकट्ठे हुए और केक काटने की तैयारी हो गई थी। औरों की तरह विनय के भी 4-5 दोस्त आए हुए थे। यह इनके साथ ही खेलने में व्यस्त था। ऊपर बने कमरे में इसके पिता ने आवाज देकर इनको नीचे आने के लिए कहा तो कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ आ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ, केक काटा गया और सभी ने तालियां बजाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही लाए गए गिफ्ट देने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। सभी गिफ्ट ऊपर इसके कमरे में ले जाकर रखे जा रहे थे। इसके जो दोस्त थे उनके नाम थे करीम, बिशु, नोटी और सिंधु। करीम एक साधारण से परिवार का था। बाकी सभी मध्यम और ऊंचे परिवार के थे। आयु में सभी लगभग बराबर थे। कोई 2 महीने छोटा, कोई 3 महीने बड़ा एक दूसरे से, सिवाय करीम के। यह 1-1.5 साल बड़ा था विनय से। इसकी आदतें भी अलग थी इनसे। बचपन से ही शरारती और कुराफाती दिमाग का था। चाहे जो भी हो, पर दोस्ती तो पक्की थी इनकी। केक के बाद दुर्गादास ने उपस्थित सभी मेहमानों से खाने का आग्रह किया। सभी धीरे धीरे चलकर घर के पीछे आ गए, जहां काफी दूरी में खाने का इंतजाम किया गया था। खाने में व्यस्त होकर भी एक दूसरे से बातें हो रही थी। कोई खाने की तारीफ कर रहा था तो कोई दुर्गादास के अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बता रहा था। कुछ ऐसे थे जो यहाँ भी कुछ नुक्स निकालने में पीछे नहीं थे। कुछ आदत से मजबूर राजनीति को ही ले बैठे थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था और चुपचाप खाना खा रहे थे। यही किसी भी पार्टी या समारोह की विशेषता होती है। इनके बिना सभी रंग बेरंग से लगते हैं। खाना पीना चल रहा था। शराब के शौकीनों के लिए अलग से एक जगह इंतजाम किया गया था। ये अभी वहीं अपने महफिल जमाए बैठे थे। जबकि कुछ लोग खाने से निपट चुके थे। तभी घर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सकते में आ गए। हर कोई यह जानने का इच्छुक था कि अचानक क्या हुआ। तभी धीरे धीरे यह खबर सब तक पहुंच गई कि विनय खेलता हुआ छत से नीचे गिर गया। करीब 20 फीट ऊंचाई से गिरने के कारण हालत काफी गंभीर है। ऐसी कानाफूसी हो रही थी। दबी आवाज में कोई कह रहा था कि गिरते ही उसकी सांसें बंद हो गई थी। जिसने खाना शुरू किया था अभी अब मन नहीं हुआ किसी का। धीरे धीरे जो कुछ देर पहले इतनी भीड़ थी और शोर था, वह अब खामोशी में बदलने लगा था। कुछ खास लोग ही थे जो अब भी यही थे। विनय की मां सारिका का तो यह हाल था कि रोते हुए बेहोश हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। एक और दिल दहला देने वाली घटना यह थी कि विनय सिर के बल गिरा था और उसकी गर्दन टूटने के साथ सिर भी फट गया था। नीचे फर्श पर ढेर सारा खून इसकी गवाही दे रहा था। उसकी मौत उसी समय हो गई थी। हालांकि औपचारिकता के लिए उसे अस्पताल लेकर गए थे दुर्गादास और साथ में 2-3 और थे। भाग्य की विडंबना देखिए, कुछ देर पहले जो हंसी खुशी का माहौल था, अब यहाँ मातम पसरा हुआ था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। खैर जी, विधाता के नियम भी बड़े अजीब है और गजब है इसकी माया। कोई समझ नहीं सकता कब क्या हो जाए। अब रात के 10 बज गए थे। विनय को तो जाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।
दुर्गा दास पर तो मुसीबतों का दोहरा पहाड़ टूट पड़ा था। बेटे को तो खो ही दिया था और पत्नी को अभी भी होश नहीं आया था। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आने वाले हालातों का सामना कैसे करूंगा, यह सब सोचकर दिल बैठा जा रहा था। आखिर इनका धैर्य जवाब दे गया और फूट फूट कर रोने लगे थे। कैसे संभले कोई जब ऐसी हालात सामने हो तो। बेटे को अभी कुछ कार्यवाही के बाद यहां से ले जाना था। पत्नी को देखने का बहुत मन था तो चल पड़े भारी कदमों से। पैर उठ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती इन्हें घसीटा जा रहा हो। कमरे में गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा और गहरा सदमा लगा है इन्हें। कहने को तो कह दिया डॉक्टर ने, पर दुर्गा दास के लिए तो आने वाली स्थिति और भी कड़ी चुनौतियों वाली थी। पत्नी सबसे पहले बेटे के बारे में ही पूछेगी तो क्या जवाब देंगे, यही सोचकर सिर फटा जा रहा था विचारों के बोझ से। कई सवाल थे जिनका उत्तर होते हुए भी नहीं था। तभी इनके साथ जो साथ थे बोले, इस समय यह ठीक रहेगा कि इन्हें अभी अस्पताल में ही रहने दो, 1-2 दिन और नींद में ही रखा जाए, वरना शायद यह सहन न कर पाएंगे। बात में दम था। मौजूद हालत में यही ठीक रहता। बाद में सच्चाई तो पता चलनी ही थी। जो भी होता वह बाद की बात होती। दुर्गा दास ने भी अपनी सहमति दे दी और डॉक्टरों को ऐसा ही करने को कहकर वह फिर से बेटे के पास आ गए। यहाँ कार्रवाई पूरी हो गई थी और अब बॉडी को कपड़े में लपेटा जा रहा था। कुछ देर बाद ले जाने को भी कह दिया। 1-1:30 बज गया था रात का। भारी मन से बेटे के शव को यहाँ से लेकर घर पहुंचे। अब जो भी होना था कल ही होता। बैठे रहे रात भर बिना पलक झपके। कुछ आसपास के 2-4 लोग और भी थे और कुछ घर में आए मेहमानों में से थे जो इनके साथ बैठे थे। किसी तरह यह बड़े हादसे वाली रात गुजरी। अगले दिन विनय का क्रियाकर्म किया गया। अब घर में लौटे दुर्गा दास तो खाली घर काटने को दौड़े। वैसे तो नौकर चाकर थे, पर अपना कहने के नाम पर तो कोई नहीं था। बेटा हमेशा के लिए चला गया और पत्नी की हालत का कुछ पता नहीं अभी तक। कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं था, फिर भी इच्छा नहीं थी। पड़ोसी और नौकरों के बहुत जोर देने पर सिर्फ चाय ही पी। यह भी बड़ी मुश्किल से गले से उतरी। अब सीधे अस्पताल के लिए रवाना हुए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि बीच में कई बार होश में आ चुकी हैं और विनय को याद करती हैं। अभी नींद की दवाओं का असर है, पर ज़्यादा समय तक ये भी नहीं कर सकते। बाद में शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टरों की बात सही थी। एक न एक दिन तो इसे डिस्चार्ज करना ही था। बेटे की मौत का पता भी जल्दी लग जाना था। दुर्गा दास उस समय की वास्तविकता को अपनी आंखों के सामने अभी अनुभव कर रहे थे। कैसे निपटेंगे उस हालात से, यही चिंता खाए जा रही थी। एक डर यह भी था कि सच जानकर कहीं यह सब सहन न कर पाए और कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। विचारों का तूफान आ जा रहा था मस्तिष्क में। अभी बाहर आकर बैठे थे कि एक नर्स ने आकर बताया कि इनको होश आ गया है, आप एक बार मिल लें। दुर्गा दास की हिम्मत नहीं हुई उठने की। क्या कहूँगा जाकर, विनय के बारे में क्या बताऊं। उलझ गए इन सवालों में, पर जाना तो था ही। ऐसा कब तक काम चलता। उठे और चले तो लगा जैसे पैरों का वजन उठाने में असफल हो रहे हो। बड़ा वजन हो गया था आज इनमें। 2 मिनट का रास्ता तय करने में 5 मिनट लग गए। पत्नी के कमरे में गए तो उसकी नजर इधर ही लगी थी। सामना न हो इसलिए नीचे देखने लगे थे। अब कैसा है जी हमारा बेटा, आते ही पूछा सारिका ने। अब कोई जवाब हो तो दे। और एक माँ और पत्नी पुरुष को नजरों से ही तौल लेती है, यही इनकी विशेषता है। सोच ही रहे थे कि क्या जवाब दो, तभी बोली कि मुझे पता है, छिपाओ मत। और यह कहकर गहरी सांस ली। अब दुर्गा दास खुद को रोक नहीं पाए और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे।
अब तक खुद को संभाल रखा था दुर्गादास ने, अब इनका रोना हृदय को चीर रहा था। पत्नी ने कहा कि शायद ईश्वर यही चाहता था। आपने मुझे इतना कमजोर कैसे समझ लिया? आखिर ऐसी बातें कब तक चुपती हैं? तुम भूल गए कि जब वह छत से गिरा तो मैंने ही गोद में लिया हुआ था। एक माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है अपने बेटे के बारे में? संभालो खुद को। एक पुरुष को यह शोभा नहीं देता। सच में सारिका बड़े सुलझे विचारों की थी, जो ऐसे हालातों में खुद को भी संभाल रही थी और पति को भी। ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं और ऐसे पुरुष भी। अपने पति का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अब घर चलते हैं। अब तक दुर्गादास भी संभल गए थे। पत्नी की बातों से बड़ी हिम्मत मिली थी। बोले, अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूं, और चले गए यह कहकर। सारिका शून्य में निहारने लगी थी। दुर्गादास को डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से आने को कहा। दोनों पति पत्नी अस्पताल से निकले और घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो पता चला कि दुर्गादास ने कल से कुछ खाया नहीं है, तो इनकी पत्नी ने इन्हें थोड़ा बहुत खाना भी खिला दिया। घर में बच्चे ना हो तो एक अजीब सी खामोशी रहती है। वो चहल पहल, उमंगे और उत्साह नहीं होता। दोनों एक जगह बैठकर भी चुपचाप से रहते। घूमना फिरना और सारे शौक कहीं गायब हो गए थे। इसी बीच कुछ दिनों बाद सारिका को लगता है कि घर में किसी और की भी उपस्थिति है। दिखाई तो नहीं देता, पर एक एहसास था होता। इसने यह अपने पति को नहीं बताया कि कहीं दिमागी टेंशन और न बढ़ जाए। ज्यादातर विनय के कमरे में से कुछ आवाज सुनाई देती। कई बार और ऐसा लगता कि जैसे यह विनय की ही आवाज है। उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की अभी तक, क्योंकि वही पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती उसके खिलौने और अन्य चीजों को देखकर। इसलिए यह कमरा अब भी बंद ही रहता था। विनय की मौत हुए 3 महीने होने को आए थे। अब इसके दोस्त भी कभी नहीं आते थे। अब एक दिन खबर मिली कि अचानक करीम की छत से गिरने से मौत हो गई। ऐसा सुनने में आया कि किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यह एक बड़ा रहस्य था जो परिवार वालों की समझ से परे था। विनय के माता पिता को भी बड़ा दुख हुआ था यह सुनकर। साथ में यह एक सवाल भी कि उसे किसने गिराया। आसपास सभी लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी। करीम के परिवार के लिए यह बड़ी दुखद घटना थी। विनय की तरह ही यह एक संयोग था या सच, यह कहना बड़ा ही मुश्किल था। करीम की भी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसी समय ही मृत्यु हो गई, 1-2 मिनट में ही। इसे तो अस्पताल भी लेकर नहीं गए, क्योंकि इसकी मरने की पुष्टि हो गई थी। विनय के पिता भी इसके घर गए थे। करीम के परिवार के साथ साथ इन्हें भी बड़ा दुख हुआ था। अब किसी घटना में समानता हो तो लोगों का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है। अक्सर कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई अशरीरी शक्ति का खेल है। दोनों बच्चों की एक तरह से और अचानक मौत होना संयोग नहीं हो सकता। ऐसा चर्चा फैल भी जल्दी जाती है और विश्वास की पकड़ भी मजबूत होती जाती है। सबसे ज्यादा चिंता विनय के 2 दोस्तों के माता पिता को थी। बिशु, नोटी और सिंटू के ये तीनों दोस्त भी बड़े डरे हुए थे विनय और करीम की अचानक हुई मौत से। कभी कभी लोगों की ऐसी बातें सच भी हो जाती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में अशरीरी शक्तियों का अस्तित्व नहीं है। मानते तब है जब खुद देखें या अनुभव होता है। 1 महीने बाद ये तीनों दोस्त सुबह स्कूल जा रहे थे। स्कूल की बस ने थोड़ा पहले उतार दिया सभी को, क्योंकि कोई दूसरी बस खराब हो गई थी स्कूल की, तो उन बच्चों को लेने जाना था इसे। वैसे भी इस मोड़ से आगे कोई 5-7 मिनट चलने के बाद सामने स्कूल ही था। तीनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक नाटी एक जगह रुक गया। वह एक ही जगह लगातार देखते जा रहा था। पल प्रतिपल उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ता जा रहा था। उसके दोनों साथी आगे निकल गए। जब वह पीछे नहीं आया
तो उन दोनों ने मुड़कर उसे एक ही जगह खड़े देखा। उसे कई आवाजें दी पर वह कुछ सुन नहीं रहा था। जैसे स्कूल का समय हो रहा था तो ये दोनों चले गए, यह सोचकर कि अपने आप आ जाएगा। रुकने का या वापस आने का समय नहीं था। अब यह दोनों स्कूल पहुंच भी गए और क्लास भी शुरू हो गई, पर नोटी अभी तक नहीं आया था। इन दोनों को अब चिंता होने लगी उसकी। कक्षा में अध्यापक ने उसके बारे में पूछा तो इन दोनों ने सब कुछ बता दिया। यह बात अध्यापक की समझ से भी परे थी कि इतनी पास आकर वह स्कूल क्यों नहीं पहुंचा। अगर न आना होता तो घर से क्यों आता। इन्हें भी अब चिंता होने लगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। इसके घर पर संपर्क किया गया पर संपर्क नहीं हो पाया। वही परिणाम था, कोई खबर नहीं थी। अध्यापक ने इन दोनों से एक बार फिर पूछा कि सच बताओ, कहीं तुम्हारा या किसी और से उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था। इन दोनों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह बात भी सिरे से खारिज हो गई। अध्यापक ने कहा कि आज शाम को इसके घर जाकर पता करना। ठीक है सर, दोनों ने एक साथ हामी भरते हुए कहा। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। आज इन दोनों का भी मन नहीं लगा था स्कूल में। सारा दिन नोटी की बातें दिमाग में चलती रही। स्कूल से घर आने के बाद इन दोनों ने आज ही इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। इनके परिवार वालों ने बताया कि पता नहीं उसे क्या हो गया था, वह उस मोड़ के पास बेहोश पड़ा मिला था। किसी ने इसके घर वालों को सूचना दी थी, तब वे वहां गए और उसे उठाकर अस्पताल ले गए हैं। अभी हालत कैसी है इस बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था। साथ ही इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच आई थी आशंका को देखकर। जब नाटी को अस्पताल में होश आया तो वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम तो मर चुके हो। यही कहे जा रहा था और डर से कांप रहा था। यह देखकर उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, कहाँ न जाने की बात कर रहा है, सारी बात बताओ, आखिर क्या समस्या है। पहले तो यह काफी देर चुप रहा और इधर उधर देखता रहा। फिर उसने जो बतलाया उससे घर वाले भी सकते में आ गए सुनकर। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समस्या इतनी गंभीर है। अभी यह आगे कुछ कहता, इससे पहले एक डॉक्टर आ गए उसे देखने और सबको बाहर जाने को कह दिया। घर वालों ने जो सुना था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ा। अभी ये बाहर आ ही थे कि विनय के पिता दुर्गादास भी बच्चे का हालचाल जानने को आ गए और पूछा कि अब कैसी तबीयत है। नोटी के पिता ने बताया कि उसे होश आ गया है। अच्छा, क्या बताया उसने, कैसे गिर गया था बेहोश होकर? दुर्गादास ने आगे पूछा। अब आगे क्या कहें, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी और न बताएं तो भी। बात ही कुछ ऐसी थी। उलझन में फंस गए नाटी के पिता। तभी इनकी दिमाग में एक आइडिया आया और बोले कि अभी उससे बात होने वाली थी। कुछ पूछते इससे पहले डॉक्टर आ गया और हमें बाहर आना पड़ा। फिलहाल के लिए तो बात टल ही गई थी, पर ज़्यादा समय तक यह छुपने वाली नहीं थी। यह उन्हें अच्छी तरह पता था। विनय के पिता चले गए थोड़ी देर के बाद। इधर डॉक्टर भी अब कमरे से निकल चुके थे और बोले कि इसने कुछ डरावना देख लिया जिससे ऐसी हालत हुई है। चिंता की कोई बात नहीं है, शाम को इसे घर ले जा सकते हैं। अब परिवार के सदस्य फिर से उसके पास आ गए। नाटी के पिता एक बार पूछते हैं, बेटा तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ है? तो सिंटू ने बताया कि जब मैं उस जगह पहुंचा तो करीम और विनय सामने खड़े थे। इनका चेहरा पहले जैसा नहीं था, अब बड़ा ही डरावना था। मेरे साथ जा रहे विशु और सिंटू आगे निकल गए और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर एक जगह रुक गए हैं या किसी ने जकड़ लिया है। मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ कहकर, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं भाग जाना चाहता था पर सारी कोशिश नाकाम हुई। तभी करीम धीरे धीरे चलकर आया और बोला, हम दोनों अकेले हैं यहाँ, तुम भी हमारे साथ चलो। विनय चुपचाप खड़ा था, उसने कुछ नहीं बोला। तुम तीनों को हमारे साथ आना ही होगा।
आखिर हम सब दोस्त जो हैं, करीम ने आगे कहा। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया मारने के लिए। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, इतना तो याद है, शायद विनय ने उसे मना किया था। यही थी इसके पीछे की घटना जो नाटी ने पहले भी बताया था, और इनके घर वाले मन का वहम समझ रहे थे, इसलिए दोबारा पूछा। और अब भी बात वही थी, इसलिए विनय के पिता को यह सच नहीं बताया गया। एक तो उन्हें विश्वास नहीं होता, दूसरा बेटे की बदनामी को शायद ही सहन कर पाते, पर यह हकीकत थी। नोटी के घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। यह डॉक्टरों का मामला नहीं था, किसी ऐसे ही आदमी को तलाश करना पड़ेगा, यही सोच रहे थे। इसी तरह दिन निकल गया और शाम को इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर अब भी डर निकल नहीं पा रहा था। अकेला रहना ही नहीं चाहता था, कोई ना कोई घर का सदस्य जरूर बैठा रहा। एक बात तो सत्य थी कि विनय प्रेत बनने के बाद भी अपने संस्कारों को नहीं भूला था, और करीम अब भी वैसा ही रहा जैसा पहले था। उसकी शैतानी आदतें अब भी वही थी, बल्कि अब और ज्यादा बढ़ गई थी। यही चिंता नाटी के घर वालों को खाए जा रही थी। प्रीत एक बार जो करने की ठान ले, फिर बड़ा मुश्किल होता ही नहीं रोकना। देर सवेर फिर से कोई न कोई घटना होने में कोई संदेह नहीं था। रात को नाटी न सोया और न घर वालों को सोने दिया। नींद आती और थोड़ी देर बाद फिर से चिल्लाने लगता, देखो ये रहे दोनों, ये करीम मुझे बुला रहा है। किसी तरह हनुमान चालीसा बोल बोल कर यह रात बीती और अब इसको नींद आ गई थी। विनय की मौत को अब 3 महीने होने वाले थे। आज उसकी मां सारिका ने उसके कमरे की सफाई करने की सोची। इतने दिनों से यह बंद ही था। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही ऊपर गई तो कमरे के अंदर से आती आवाज ने ठिठकने को मजबूर कर दिया। वहीं ऐसा लग रहा था कि 2 बच्चों की आवाजें आ रही हैं। साथ में यह भी साफ था कि किसी खिलौने को लेकर इनमें हाथापाई हो रही है। तभी उसने और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो विनय कह रहा था, नहीं, यह मैं किसी को नहीं दूंगा, यह मेरे पिता मेरे लिए लेकर आए हैं। तभी दूसरी आवाज को सुनकर तो हालत और खराब हो गई। यह करीम की आवाज थी, जैसे वह जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा हो, और इसी बीच जैसे वह खिलौना फर्श पर गिर गया हो, ऐसी आवाज आई थी। सारिका के लिए अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही वापस लौट जाने के लिए पैर साथ दे रहे थे। कुछ पहले ऐसा महसूस तो हुआ था, पर आज की इस घटना ने तो हिलाकर रख दिया था। जैसे तैसे नीचे उतरी और बेड पर जाकर ऐसे गिरी जैसे शरीर में जान ही न हो। कब तक ऐसी ही रही नहीं पता। जब दुर्गा दास ने आकर कहा कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, और सच में ही बड़ी तेज बुखार था इन्हें। डॉक्टर को बुलाकर दवा दे दी गई और कुछ घंटों में हालत अब ठीक थी। आज सारिका ने सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। खाना आदि खाने के बाद बोली कि सुनो जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो, दुर्गा दास ने कहा। अब सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। तभी बोली कि वो मुझे विनय के बारे में बात करनी है। देखो मैं जानता हूं उसे भूलना आसान नहीं है, पर सच यही है कि वह हमारे बीच नहीं है, बहुत दूर जा चुका है। बात को बीच में ही काट कर कहा दुर्गा दास ने, पहले पूरी बातें तो सुनो। चेहरे पर गंभीरता लाते हुए सारिका ने कहा। अब दुर्गा दास को भी लगा कि बात कुछ और ही है। ये इनकी तरफ ही देखने लगे जैसे इसके बोलने का इंतजार कर रहे हो। मैं यह कह रही थी कि विनय मरकर भी यही है, उसकी आत्मा घर में ही है, ऊपर उसके कमरे में। मैंने खुद उसे बात करते सुना है, और साथ में उसका वह दोस्त करीम भी। यह सब सुनकर दुर्गा दास को बड़ा झटका लगा। विश्वास अब भी नहीं हो रहा था कि क्या यह सच है, पर पत्नी को भी झूठा नहीं ठहरा सकते थे, तो खुद ही इसकी तह तक जाने का फैसला लिया मन ही मन। पत्नी को समझाते हुए बोले कि अगर ऐसा है तो यह बड़ी गंभीर घटना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब तुम आराम करो, देखते हैं कल।
पत्नी को जब नींद आ जाती है तो खुद उठकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं और विनय के कमरे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। कमरे से किसी की आवाज तो नहीं आ रही थी, पर बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि किसी चाबी वाले खिलौने के फर्श पर चलने की आवाज सुनाई दी। फिर से दो बच्चों की बातचीत आने लगी। क्या बातें हो रही थी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। अब तो इनके भी पैरों तले की जमीन खिसक गई यह देखकर। बिना आवाज किए नीचे उतर आए। नीचे पहुंचे तो पत्नी सारिका भी जगी हुई थी। तुरंत ही बोले, अब तो हो गया ना विश्वास? हाँ, खुद देखकर आया हूं। तुमने सच ही कहा था। हमारा बेटा प्रेत योनि में भटक रहा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। कोई ना कोई कारण तो जरूर है इसके पीछे। दुर्गादास ने कहा, कुछ भी करके इसका यह भटकना समाप्त करवाओ जी, वरना पता नहीं कब तक इस योनि में पड़ा रहेगा। सारिका के शब्दों में वेदना थी। कल ही इस बारे में किसी से बात करता हूं, दुर्गादास ने कहा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर दोनों को आंखों में नींद कोसों दूर थी। सुबह नौटी के पिता घर से निकले तो रास्ते में दुर्गादास मिल गए और बोले, अब कैसा है वह? हालात ज्यादा ठीक नहीं है, लगता है यह कोई ऊपरी मामला है। कहना न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। तुम सही कह रहे हो। दुर्गादास ने इसकी बात का समर्थन किया। इनके मुंह से यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ और पूछा कि आप किस यकीन से यह सब कह रहे हैं? तो दुर्गादास ने हाथ पकड़कर थोड़ा आगे चलकर बैठने को कहा। एक जगह बड़े पत्थर की एक बेंच रखी थी। दोनों उस पर जाकर बैठ गए। नाटी के पिता इनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कि मेरे बेटे की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है और वह अब भी यहीं है। साथ ही उसका दोस्त करीम भी उसके साथ है। दुर्गादास ने बात शुरू करते हुए कहा। नाटी के पिता को यह सब पहले से ही पता था, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ और बोले कि मुझे भी आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलो, दुर्गादास ने कहा। वो दरअसल मेरे बेटे को डॉक्टरों की बीमारी नहीं है, बल्कि इन दोनों की आत्मा विनय और करीम ही सवार है उस पर। उस दिन मैंने आपको नहीं बताया कि कहीं आपको बुरा न लग जाए, जबकि नाटी ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे स्कूल के रास्ते में दोनों खड़े थे और बोल रहे थे कि सभी दोस्त इकट्ठे ही रहेंगे। करीम ने उस पर पत्थर से हमला करना चाहा, पर आपके बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी शायद कोई मजबूरी है करीम के साथ रहने की, या फिर उसे इसने जबरदस्ती रखा हुआ है अपने साथ। आपका बेटा बुरा करना नहीं चाहता किसी का। यह सुनकर दुर्गादास भावुक हो गए और आंखें नम हो गई। नाटी के पिता आगे बोले कि अब आपसे क्या छिपाना भाई साहब। मैं किसी ऐसे आदमी के पास जा रहा था जो भूत प्रेतों का जानकार हो। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। दुर्गादास ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही कौन सी इच्छा उसे रोके हुए है यह भी पता चले। इस प्रकार दोनों साथ हो लिए। क्या आप किसी को जानते हैं? दुर्गादास बोले, नहीं, मेरा तो आज पहली बार ऐसी समस्या से पाला पड़ा है। बातें करते करते दोनों गांव से बाहर बस अड्डे पर आ गए। एक आदमी जो पास के दूसरे गांव का था, यहाँ फलों की रेहड़ी लगाता था। उसने इन दोनों को राम राम कहा और बोला कि आज पैदल कहाँ जा रहे हो साहब? अब इसे बताया जाए या नहीं, इसी दुविधा में थे। अगर बता दिया तो बात सब कहीं फैल जाती, पर एक फायदा भी था कि ऐसे लोग इस विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। सारा दिन लोगों का आना जाना और इधर उधर की बातें करना, तो ऐसे किसी आदमी का पता आसानी से बता सकते हैं। ये तो बताने का फायदा भी था कि समस्या हल हो जाती और समय भी बच जाता। यही सब सोचकर दुर्गादास ने इतना ही कहा कि किसी पर प्रेत बाधा है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जो ठीक कर सके तो बताओ। कुछ देर सोचने की मुद्रा के बाद वह बोला, है तो सही। एक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, बिस्मापुर। उससे बाहर जंगल में
उसने अपना आश्रय स्थल बना रखा है। गांव के लोगों से या किसी भी बाहर के आदमी से कम ही वास्ता रखता है। नाम है इसका सेवानाथ। अपनी इस विद्या में माहिर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसी भी प्रेत शक्ति हो, इसके सामने ठहर नहीं पाती है। यह ज्यादातर अपनी साधना में ही लगा रहता है। इसके सेवक भूत प्रेत आसपास पहरा देते हैं हर समय। अगर यह खुद चाहे तो ही कोई वहां जा सकता है, अन्यथा नहीं। बड़ी अजीब और रहस्य वाली बात कही थी इसने। फिर अगर हम जाएं और इसके पहरेदारों ने रोक लिया तो? नाटी के पिता ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। उसे सब पता चल जाता है। अगर किसी नेक काम के लिए कोई जाता है तो वह खुद बुला लेता है, रेहड़ी वाले ने कहा। चलो देखते हैं चलकर। इस प्रकार दोनों वहां से थोड़ी देर बाद आई एक बस में बैठकर सफर के लिए रवाना हुए। बस ने एक जगह उतार दिया इनको। यहां से सामने ही गांव नजर आता था। ज्यादा आबादी नहीं थी इसमें, 50-60 घर ही होंगे और ज्यादा विकास भी नहीं हुआ था यहाँ। कारण था कि यह इस सीमा पर बसा अंतिम गांव था। इसके बाद फैला हुआ दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। किसी भी साधक या तांत्रिक के लिए इससे अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। इसलिए सेवानाथ ने इस जगह को आश्रय स्थल बनाया था अपना। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था तो इसे जल्दी ही पार कर लिया। और अब शुरू हुआ जंगल का इलाका। सबसे ज्यादा डर यहाँ जंगली जानवरों का था, किसी भी अनजान आदमी के लिए। बाकी तो सब बात की बात थी। गांव का एक आदमी मिल गया इन्हें तो सेवानाथ का पता ठिकाना पूछ लिया इनसे। बता दिया कि 10 मिनट आगे चलोगे तो एक कच्ची सी झोपड़ी दिखाई दे जाएगी। पर इसने भी यही कहा जो उसे रेहड़ी वाले ने बताया था कि इसके आगे अगर बाबा तुमसे मिलना चाहे तो ही जा पाओगे। बड़ा अजीब और रहस्य था इनसे मिलना भी। चलते रहे आगे के लिए दोनों। ठीक 10 मिनट बाद झोपड़ी दिखाई देने लगी। मंजिल को पास देखकर खुशी तो हुई, पर अभी असली चुनौती तो बाकी थी। लंबे और ऊंचे पेड़ आपस में मिलकर एक दूसरे में समाये हुए थे। बिल्कुल शांति थी यहाँ। कभी कभी दूर से किसी पक्षी का कर्कश स्वर इस शांति को भंग कर देता था और फिर से वही चुप्पी हो जाती। तभी इनकी नजर आसपास के पेड़ों पर गई तो आती सांसें जैसे रुकी गई थी। सभी पेड़ों पर विष कन्याएं लिपटी हुई थी। इनका ऊपरी हिस्सा अलग आकृति लिए हुए था और नीचे का सर्प के आकार का था। ऐसा कहा जाता है कि ये नागलोक की कन्याएं हैं, जिन्हें श्राप के कारण इस रूप में रहने के लिए वहां से निष्कासित किया गया है। अपनी लाल जिह्वा को लपलपाते हुए इनकी ओर देखने लगी। इनका अंदाजा ऐसा था जैसे आज कई दिनों बाद शिकार मिला है और इस मौके को छोड़ना ही नहीं है। धीरे धीरे इनमें हलचल बढ़ने लगी। मानव गंध ने उन्हें उकसा दिया था और बेचैन कर दिया था अपना भयानक रूप दिखाने के लिए। इनकी भारी पूंछ ऐसे हिल रही थी जैसे बड़ी खुशी का दिन है आज इनके लिए। इनका विष इतना शक्तिशाली होता है कि कई फुट दूर से गिरने पर भी शरीर को तुरंत नष्ट कर देता है। अब यह पेड़ से उतरकर पास आने लगी थी चारों ओर से। अब तो इनमें एक प्रतिस्पर्धा सी थी कि यह मेरा शिकार है और एक दूसरे पर अजीब और डरावने ढंग से फुफकारने मारने लगी थी। बड़ा ही भयानक दृश्य था सामने। इन दोनों के तो पैर कांपने लगे थे। यह देखकर लगने लगा कि आज शायद जीवन का अंतिम दिन है। कुछ शक्तिशाली विष कन्याओं ने बाकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि यह अभी गई नहीं थी, थोड़ी दूरी बना ही ली थी। इन्हें अब भी यकीन था कि बाजी पलट गई तो ये दोनों इनके शिकार हो जाएंगे। अब इनकी कुल संख्या 7 थी जो इन दोनों से कुछ ही दूरी पर थी। कभी भी हमला कर सकती थी। बचने या भागने का कोई भी चांस नहीं था। एक तरह से इन्होंने एक घेरा सा बना लिया था और अपना शिकंजा कसने लगी थी। अब तो इन दोनों ने खुद को आने वाले
हालातों के हवाले कर दिया था। जो भी हो आगे, मरे या बचे। तभी विनय के पिता ने धीरे से नाटी के पिता को कहा कि उन्हें एक बार बाबा को याद करें, हो सकता है बात उन तक पहुंच जाए। दुर्गादास का यह आइडिया पसंद आया और दोनों ने आंखें बंद करके कहा, बाबा हमें रास्ता दिखाओ अपने पास आने का, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं तुम्हारे पास। और जब आंखें खोली तो हैरान रह गए थे यह देखकर कि अब कोई भी विषकन्या नहीं थी आसपास। यही तो बाबा के पहरेदार थे। इसका तो यह छोटा सा नमूना था, वरना हर एक जगह और भी कई शक्तियां थीं। अदृश्य रूप में छोटे बड़े अनेक भूत प्रेत और पिशाच बड़ी तादाद में फैले हुए थे जो दिखाई नहीं देते थे। अचानक बदले हालातों से ऐसा लगा था जैसे किसी एक आवाज से ये विषकन्याएं कहीं गायब हो गई थी। तभी इन दोनों को दूर से आती आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, आ जाओ आगे। हालांकि इन्होंने सेवानाथ को देखा नहीं था अभी तक, फिर भी लगा कि आवाज इन्हीं की है। इसका मतलब था कि इनको पास जाने की अनुमति मिल गई है। बड़ी खुश हुए यह जानकर। दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब बिल्कुल झोपड़ी के सामने ही खड़े हो गए। तभी अंदर से बाबा सेवानाथ की आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब अंदर गए तो वहां 2 छोटे कमरे बने थे मिट्टी के। एक बाबा का साधना कक्ष था और दूसरा निवास के लिए था, जिसमें खाना पीना और आराम करना होता था। अकेले ही थे और कोई दिखाई नहीं दिया था। उम्र होगी 45 के पास इनके। शरीर बड़ा ढील डौल था और चेहरे पर तेज था, जो इनके परिश्रम और विद्या के अनुभव की गवाही स्वयं दे रहा था। कुल मिलाकर बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। आंखों में एक आकर्षण था इनके, जो सामने वाले को अपनी नजरें झुकाने को मजबूर कर देता था। आखिर इन दोनों से रहा नहीं गया और दुर्गादास बाबा से कुछ कहने ही वाले थे कि बाबा ने रोक दिया हाथ के इशारे से और फिर से बातों में लग गए। अब इनके मुंह से इन्हें पहली बार इन दोनों को कुछ समझ आया, वह यह कि क्या वह अकेला है तो फिर दूसरा कहाँ है, ढूंढो उसे। बाबा बोले। कुछ थोड़ा बहुत इनकी समझ में आया कि शायद इनके ही विषय पर बातें हो रही है। तभी कुछ देर बाद बाबा का इन अदृश्य शक्तियों से संपर्क टूटा और इन दोनों को देखा। ये दोनों अब बाबा को ही कुछ कहने या पूछने का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने सब कुछ जान लिया यहीं बैठे बैठे अपनी शक्तियों के द्वारा और बताना शुरू किया, तुम्हारे लड़के की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उसे मारा गया है। बाबा ने दुर्गादास की ओर देखते हुए एक बड़ा धमाका किया अपने इन शब्दों से। यह सुनकर नाटी के पिता भी हैरान रह गए। हाँ, उस दूसरे लड़के को तुम्हारे बेटे ने ही मारा है। बाबा ने बात को जारी रखते हुए कहा, जानते हो क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे बेटे की मौत का जिम्मेदार था। उसने अपना बदला ले लिया है करीम से। बाबा बोले। पर बाबा, अभी ये आगे पूछ रहे थे कि बाबा ने कहा तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे धीरे धीरे। पहले जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। तुम्हारे लड़के की आत्मा क्यों यहीं रह गई यह बताता हूं, सुनो। बाबा ने कहा, जिस दिन तुम्हारे घर पर पार्टी का आयोजन था और सब इसमें व्यस्त थे खाने पीने में, तुम्हारा बेटा अपने चारों दोस्तों के साथ ऊपर अपने जन्मदिन पर मिले तोहफे देख रहे थे। करीम की ललचाई नजरें इनसे हट ही नहीं पा रही थी। उसने इनमें से 1-2 खिलौने देने को कहा, पर विनय राजी नहीं था। एक खिलौना तो करीम की आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। शायद वह तुमने दिया था। और जहां तक मेरी जानकारी कहती है, जब विनय किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो करीम के मन में एक खतरनाक आइडिया आया। वह यह था कि अगर यह जिंदा ही न रहे तो इनके घर वाले इनका क्या करेंगे? बाद में हमें ही मिल जाएंगे सारे खिलौने। बस अब तो इसके सिवाय कोई और सोच थी ही नहीं और उसके शैतानी दिमाग ने योजना भी बना डाली। यह सबसे अच्छा मौका है इस भीड़ में यह करने का। विनय को कहा, देखो नीचे का नजारा कितना सुंदर है। यह जैसे ही झुक कर देखने लगा, उसे जोर का धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गया।
उसको किसी ने नहीं देखा ऐसा करते हुए, क्योंकि बाकी के दोस्त कमरे में ही थे। इस प्रकार इन्हें भी पता नहीं चला। विनय के पिता इस दर्दनाक घटना को सुनकर रोने से रोक नहीं पाए खुद को। साथ ही नौटी के पिता की आंखें भी नम हो गई। अब आगे सुनो। बाबा ने 1 मिनट चुप रहने के बाद फिर से बात को आगे बढ़ाया। मरने से पहले विनय के मन में खिलौनों की ही बातें और यादें चल रही थी और आकस्मिक मौत से उसकी आत्मा इनमें ही उलझ गई। साथ ही यह भी चिंता थी कि खिलौने कोई और ना ले ले। बस इस इच्छा ने उसे रोक लिया। यही और वह उसी कमरे में ही रहने लगा। कई बार कुछ अजीब सा तुम्हारी पत्नी को भी अनुभव हुआ था इसका। हाँ बाबा, सब सच है। दुर्गा दास ने सहमति जताई। करीम उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए उसने उसे मारकर अपना बदला ले लिया। अब रही बात तुम्हारे बेटे के साथ हुई घटना की। बाबा ने नाटी के पिता की ओर देखते हुए कहा, दरअसल विनय तो नहीं चाहता था ऐसा करना, पर करीम ने उसे मजबूर किया है अपने साथ रहने को। उसकी आदत अब भी नहीं बदली है। अगर तुम आज नहीं आते तो कल तक बचे दोस्तों में से एक और कम हो जाता। मैंने अभी कुछ देर पहले अपने खोजी को भेजा था इन दोनों प्रेतों को पकड़कर लाने के लिए। विनम्र तो मिल गया पर करीम नहीं था वहां। पर अभी भी मेरी शक्ति वही है, जल्दी ही आ जाएगा पकड़ में, बाबा ने तसल्ली देते हुए कहा। अभी बातें चल ही रही थी कि बाबा का खोजी प्रेत ले आया था, उसे भी पकड़कर। बाबा ने इन दोनों को बताया, अब काम हो गया है। इन दोनों को आगे के सफर के लिए 1-2 दिन में रवाना कर दूंगा। दुर्गा दास ने जेब से कुछ रुपए निकालकर बाबा को दिए और बोले, जो भी सामग्री लानी हो ये उसके लिए है, इन्हें मुक्त कर दें, यही विनती है। बाबा ने आश्वासन दिया कि काम हो जाने पर तुम्हें खबर मिल जाएगी। इस प्रकार दोनों उठकर घर आ गए। 2 दिन बाद दुर्गा दास को स्वप्न में दिखा कि बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और विनय धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। यह एक संकेत था बाबा के द्वारा भेजा गया, जो यह समझ गए थे। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए।